जैसा हमको मालूम है, आत्मनिर्भर भारत ये अभियान सारे देश भर में चल रहा है। वैसे तो ये लंबा कार्यक्रम है, महीनों से चला हुआ है। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत 2047 तक अपना देश अपने सर्वोच्च शिखर स्थान के ऊपर पहुंचे, इसके लिए आम आदमी की भागीदारी भी चाहिए, सरकारों की भागीदारी चाहिए, स्थानीय शासन की भागीदारी चाहिए। केंद्र सरकार के तो सभी विभाग अपने हिसाब से काम कर ही रहे हैं। हर विभाग में एक से एक ऊंचे बढ़कर के और उसमें उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। जैसा भी आज हमने अखबारों में पढ़ा होगा, ये जो क्वार्टर खोला गया है, इसमें 8.2% की दर से जो जीडीपी की वृद्धि है, ये बहुत उल्लेखनीय वृद्धि है। इस प्रकार की वृद्धि किसी और देश में देखने को नहीं मिलती है। तो हमारी जो जीडीपी की जो ग्रोथ है, वो 8% से ऊपर लगातार चल रही है, और इसी के कारण से ही हमारा क्लेम है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में आगे उभर करके आएंगे। अभी हमारा चौथा स्थान है। बहुत शीघ्र हम दुनिया के तीसरे बड़े इकोनॉमिक पावर के रूप में हमारी आर्थिक जो दौड़ है उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। उसमें इंडस्ट्री का भी योगदान चाहिए, सर्विस का भी चाहिए, उसके अंदर किसान का भी चाहिए, मजदूर का भी चाहिए, हर व्यक्ति का उसमें योगदान चाहिए, दुकानदार का भी चाहिए। सब लोग अपने साथ में लगे हैं। हमारे देश में बहुत बड़े बदलाव भी आ रहे हैं। जैसे अभी जीएसटी, इसको 4 के बजाय 2 दरों में किया, उसका बहुत बड़ा एक लाभ हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें हम काफी अग्रणी रहे। सामान्य जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए कंप्लायंसेस, इसको बहुत कम किया गया है। ईज ऑफ लिविंग, जीवन को साफ सुथरा किया गया है। चीजों की उपलब्धता, अगर मैं अपने विभाग की बात करूं तो पावर एक ऐसा विषय है जो आज से 10 साल पहले गांव हो शहर हो सब तरफ कट लगते थे, लेकिन आज आप देखिए हरियाणा में आप नहीं कहीं भी पाएंगे कि कहीं कोई आधे घंटे का टेक्निकल खराबी के कारण से हो सकता है, अन्यथा पावर की कमी के कारण से कभी कोई कट लगता नहीं है। 24 आवर्स हम गाँव को भी पावर दे रहे हैं, शहरों को भी दे रहे हैं, और यही नहीं सारे देश में उपलब्ध हो रही है। अब हम पावर को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, नेपाल में करते हैं, भूटान में करते हैं, श्रीलंका भी तैयारी है, आगे कनेक्शन उनके यहाँ जुड़ रहा है हमारा, बांग्लादेश में हम करते हैं। इसलिए ऐसा अन्य विभागों से भी इस प्रकार के परिणाम निकल रहे हैं। हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इस नाते से ये जो आत्मनिर्भर भारत की कहानी व्यक्ति व्यक्ति को पहुंचे, गांव गांव में पहुंचे, इसके लिए आज जो ये कार्यक्रम पार्टी का था कि रेलवे स्टेशन के ऊपर सभी कार्यकर्ता अपना आत्मनिर्भर का जो पत्रक है वो सभी यात्रियों को देंगे। उस कार्यक्रम मेरी भागीदारी यहाँ के पार्टी के लोगों ने कराई है। तो इस नाते से एक पहला कार्यक्रम तो ये था। सर, विधानसभा में कोई बड़ा प्लांट शुरू होने वाला है, वो क्या प्लांट है? दूसरी बात है तो श्रीमद् भगवत गीता, इसका जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप कुरुक्षेत्र में पिछले 8-9 साल पहले जिसको हमने शुरू किया था, वो भी अपने पीक पर है। अभी वो कार्यक्रम चल रहा है। वहां भी आज का मेरा कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में भी था, और न केवल कुरुक्षेत्र बल्कि हर जिला केंद्र पर भी 3-3 दिन के कार्यक्रम ये अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती किए जा रहे हैं। आज अभी करनाल का जो कार्यक्रम है उस एक कार्यक्रम में मुझे उसमें जाना है। हमको मालूम है कि गीता जो हमारा ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के सार के रूप में जाना जाता है, एक विश्व में शांति लाने के लिए जो संदेश भगवान कृष्ण का, उससे बड़ा और संदेश है नहीं है। दुनिया भर के लोग अब हमारी तरफ देखने लग गए हैं कि भारतवर्ष जहाँ सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अगर शांति कायम करनी है तो गीता के संदेश को दुनिया में पहुंचाने का काम हमारा है। उसी के अंतर्गत आज मैं आया हूँ। इस 2 कार्यक्रमों से आज आना तो एक हरियाणा में 2 बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, उनकी मृत्यु हुई है, आपकी जानकारी काफी होनहार खिलाड़ी जो एक पोल गिरा है, बास्केटबॉल पोल गिरा है, वो है उसकी उसको जो वहाँ का कोच था उसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उसके पर एक इंक्वायरी भी बैठा दी गई है। हमारे कर्मी ने बताई है, उसकी जानकारी लेंगे। किसका दोष था, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन दोनों खिलाड़ी होनहार खिलाड़ी, उनके जाने का कष्ट दुख हम सबको है। हम उनके जाने के बाद उनके परिवार के साथ भी खड़े हैं, जो भी सहायता करनी होगी परिवार को भी करेंगे, लेकिन ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसकी भी चर्चा की जाए। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि ये जो खिलाड़ियों की डेथ हुई है ये सरकार में इसका हाथ है, और नेचुरल डेथ नहीं। ये तो आप लोग सोच के देखें कि कोई बात अगर ऐसी हो गए जिसके अंदर एक भी कोई धोखा करने का जरा तनिक मात्र बात हो, तो आप उसके पूछिए कि इसका आधार है। यानी हर चीज में कहीं सरकार का हाथ है, कहीं संघ का हाथ है, कहीं किसी का हाथ है। अगर उनको कोई विषय न मिले तो इस आलोचना से ही वो लगातार अपने मन को खुश करते रहते हैं। भगवान उनका माने।
सर आज करनाल में कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया वोट चोरी मामले को लेकर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें पुलिस के साथ खींचातानी में कुछ लोग को चोट भी लगी है, कुछ लोग के कपड़े भी फटे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार वो मुखर हो रहे हैं इस चीज को लेकर। देखिए कांग्रेस का दोगला राह है। एक तरफ वो कहते हैं एसआईआर को हम नहीं मानेंगे। एसआईआर क्या है? एसआईआर है कि कोई जो फर्जी वोट हैं वो वोटर लिस्ट में से कटे, चाहे वो विदेश के रहने वाले हैं, अन्य कोई जिनकी नागरिकता संदिग्ध है, उनके फर्जी वोट यहाँ नहीं बनने चाहिए। किसी का वोट अगर 2 जगह है तो उसको काट के 1 जगह किया जाए। इस शुद्धता के ऊपर भी उनका आपत्ति चल रही है, पहला विषय ये। और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि फर्जी वोट जो डलते हैं वोट चोरी होती है, तो फर्जी वोट को काटो नहीं। और वोट की चोरी होता है, चोरी कौन करता है इसमें भी पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। आखिर तो इतने सालों तक देश में 70 साल का उनका राज रहा, मतलब 55-60 साल का, और उन 55-60 साल में वो क्या करते थे हमें तो पिछले 15 साल से सारा काम हमारे हाथ में आया है। हमने तो इसको 2003-4 में भी एक बार वोटों का शुद्धिकरण कराया था और उस समय तय किया था कि हर 20 साल के बाद एक बार वोटों की और वोटर लिस्ट की शुद्धता, उसकी जांच, एक इंटेंसिव जिसको कहना चाहिए उसका रिविजन ये होना चाहिए। तो इस इंटेंसिव रिविजन का भी विरोध करते हैं। वोट चोरी जिसमें वो खुद काम करते रहे, ऐसा जैसे होता ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो उनके खुद के कारनामे हैं वो आज दूसरों के गले में डाल रहे हैं। क्योंकि एक भी इस प्रकार का विषय अगर वो साबित कहीं करते तो समझ में आता, वो भी इस प्रकार के झूठे प्रचार के माध्यम से हम करते हैं, क्योंकि ये विषय चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है। इस सीमा से आगे जाकर के हमको कोई उत्तर देना नहीं, चुनाव आयोग अपने आप को छानबीन करेगा और छानबीन करने के बाद अगर कोई इस प्रकार का विषय मिलता है तो उनको चुनाव आयोग को शिकायत करनी चाहिए, जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए।